हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम लोग कर रहे थे एग्जम्पशंस पढ़ रहे थे कि जो हमें कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलती है वो कौन कौन से सेक्शंस में मिलती है। मैंने सबसे पहले आपको सेक्शन 54 बताया था जहाँ पे आपको घर के बदले घर लेना था और आपको कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिल रही थी। फिर हमने 54A और 54B किया था। बी में जहाँ पे आपने लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड ली थी, यही हमने किया था। अब जो करते हैं 54D करते हैं। हमने सेक्शन 54 और 54B किया था। 54 में तो हमने घर के बदले घर वाला देखा था और 54B में हमने एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड था। अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्शन 54D। ये क्या बोलता है कि कैपिटल गेन on compulsory acquisition of land and building। क्या कह रहा है ये इस सेक्शन में कि आपका क्या हो रहा है, कैपिटल गेन कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है कि जब जैसे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है किसी की लैंड, घर, बिल्डिंग जो भी बीच में आती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। और हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि जो कंपल्सरी एक्विजिशन है वो भी हमारी ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आता है। ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब उसके ऊपर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब यहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन हो किसका रहा है, लैंड और बिल्डिंग का। वो कह रहा है कि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलती है, कहता है कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है यूज़ होनी चाहिए फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। These land and building is to be used for industrial undertaking। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है कि आप उस लैंड या बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग थी या जो लैंड है वो इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हो, आप वहाँ बिजनेस कर रहे हो, अपना इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज़ हो रही हो। दूसरी कंडीशन बोलता है कम से कम पिछले 2 सालों से ये आपकी यूज़ हो रही है एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब जो ये लैंड एंड बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, कम से कम पिछले 2 सालों से आप इसे यूज़ कर रहे हो एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के, उसमें ही यूज़ कर रहे हो। फिर ये क्या बोलता है सेक्शन कि आपको एग्जम्पशन कब मिलेगी कि विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर आपको न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है जो किसके लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए ही यूज़ हो, मतलब इंडस्ट्रीज़ में ही यूज़ हो। मतलब आप इस जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करी, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, उस पर आपका कैपिटल गेन आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 3 साल के अंदर अंदर नई लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो रहे हो, और किसी चीज़ में नहीं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ही यूज़ हो रही हो। अगर आप ड्यू डेट से पहले नहीं कर पाए, जैसे बिफोर ड्यू डेट अगर आप नहीं खरीद पाए उस साल, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, इसको कैपिटल गेन स्कीम के अंडर इस पैसे को डिपॉजिट करा देना है ताकि आपको इसकी एग्जम्पशन मिल जाए। अगर ये आपने विद इन 3 ईयर खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर सोल्ड कर दी तो एग्जम्पशन क्या हो जाएगी, जितनी भी आपने एग्जम्पशन क्लेम की है वो कैंसिल हो जाएगी। या जो ये पैसा डिपॉजिट कराया है नॉट टू बी यूज विद इन 3 ईयर, अगर आप इसे यूज़ नहीं कर पाए तो ये भी एग्जम्पशन मतलब कैंसिल हो जाएगी। आगे आपको सेक्शन समझ 54D क्या बोलता है कि आपका कैपिटल गेन अराइज हो रहा है किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग जो कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया गवर्नमेंट ने और वो यूज़ हो रही थी इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, कम से कम पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहे थे। उसके बदले आपने नई लैंड और बिल्डिंग ली जो सेम इंडस्ट्री में यूज़ होगी, और अगर आप उसे 3 साल में बेच देते हो या जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा नहीं यूज़ कर पाते 3 साल में, तो आपने जितनी भी एग्जम्पशन उस साल क्लेम की हुई है वो सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा। 54D ये था हमारा 54D। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं 54EC।
अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जो करना है 54EC। 54EC क्या बोलता है? कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट and invested in some specified asset। देखो क्या कह रहा है ये। अब आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? आपने क्या ट्रांसफ़र किया है? ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। जैसे भी ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, और कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? कुछ स्पेसिफाइड एसेट में। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इसको। पहले तो ये सिंपल था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसी भी तरीके की हो सकती है, आप कोई मर्जी कैपिटल एसेट की बात कर रहे हो। बट अमेंडमेंट आई, उस अमेंडमेंट ने इसमें क्या बोल दिया कि ये लॉन्ग टर्म एसेट भी कौन सी होनी चाहिए? सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। लाइक चाहे घर है, रेजिडेंशियल के लिए यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग होनी चाहिए, या लैंड, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एसेट की बात कर रहा है, जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो लैंड, बिल्डिंग और बोथ, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके अलावा अगर कोई और एसेट वो बेच रहा है तो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। ध्यान रखना, इस सेक्शन में सिर्फ वही एसेट कवर होगी जो लैंड या बिल्डिंग होगी। उसके बेचने पे अगर कैपिटल गेन आ रहा है और कोई स्पेसिफाइड एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ही 54EC में कवर होगा, अदरवाइज 54EC में नहीं कवर होगा। आई बात समझ? यहाँ क्या बोलता है कि आपको विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर अंदर स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड एसेट क्या है? बॉन्ड्स जो NHAI ने इशू किए हों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, या बॉन्ड्स जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ने किए हों इशू। आप सीधा सीधा इतना कर लेना, डेट डूट याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब NHAI ने बॉन्ड इशू किए हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड ने इशू किए हैं, या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इशू किए हैं, वो हमारी किस में कवर होती है? स्पेसिफाइड एसेट में। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ स्पेसिफाइड एसेट का मतलब क्या है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स पता है ना आपको? बॉन्ड्स आपने लिए हैं किसके? NHAI के, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के, या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने की लिमिट है कि आप सिर्फ 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप करो, ज़्यादा करने हैं कर लो, बट एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? मैक्सिमम 50 लाख की लिमिट है कि 50 लाख की। फिर वही कि अगर आप 3 साल में इसको सोल्ड कर देते हो तो एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगी। जितनी भी आप एग्जम्पशन क्लेम करोगे वो सारी एग्जम्पशन टैक्सेबल हो जाएगी। मेन यही था कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो लैंड या बिल्डिंग हो, किसी भी पर्पस में यूज़ हो रही है, चाहे इंडस्ट्री चाहे पर्सनल, बस लैंड या बिल्डिंग होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर स्पेसिफाइड एसेट लेनी है। स्पेसिफाइड एसेट मतलब बॉन्ड्स या NHAI ने जो इशू किए हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ने, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने, और लिमिट है 50 लाख। अगर 3 साल में आप उसे बेच देते हो, उन्हें सोल्ड कर देते हो बॉन्ड्स को, तो ये आपकी एग्जम्पशन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। आगे समझ? अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एक सेक्शन आता है हमारे पास 54E, वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या बोलेगा? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसके बदले आप कोई स्पेसिफाइड यूनिट्स खरीद रहे हो, किसी कंपनी की स्पेसिफाइड यूनिट्स खरीद रहे हो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेक्शन है। बाकी सब कुछ सेम है। 54E इंपॉर्टेंट नहीं है, EC था, मैंने आपको बता दिया। EE मतलब बिल्कुल सेम है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कोई भी हो। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ लैंड बिल्डिंग की बात करता है, यहाँ कोई भी हो, और स्पेसिफाइड यूनिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की हो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बोलता है 54E। अब मैं एक दो क्वेश्चन उतारती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। 2 ही सेक्शन रह गए हैं, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।
चलो अब 54 EC के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि मिस्टर जी परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड। मिस्टर जी ने एक लैंड परचेज की 30/8/2004 को 10,17,000 की। ही सोल्ड इट ऑन 10/12/2020 को उसने 96 लाख की बेच दी। तो सेल कितने की करी है? 96 लाख की। और उसने ये परचेज की थी, पहले हम अपना कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे 10,17,000 2014 में, उसका इंडेक्स शायद 113 है और जो करंट ईयर का है वो 301। तो इसको करके आ जाएगा 27,09,000। तो उसका कैपिटल गेन कितना आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 68,91,000। अब उसने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया 60 लाख इन बॉन्ड्स NHAI ने जो इशू किए हैं। अब हम देख लेते हैं क्या लैंड या बिल्डिंग बेच रहा है। ठीक है, लैंड बेच रहा है। अब स्पेसिफाइड एसेट ले रहा है, NHAI के बॉन्ड्स है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 54 EC में। कितने के लिए? 60 लाख के, बट मैक्सिमम कितने के मिलेगी? 50 लाख। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा उसका ये कैपिटल गेन। ये आ गया उसका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आया आपको समझ? बस आपने चेक करना है कौन सी एसेट बेची, क्या लिया, फिर आप इजीली निकाल सकते हो। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसने हाउस परचेज किया है 2001-2 में 4,50,000 का, जिसको वो सोल्ड कर रहा है 42 लाख। सेल है 42 लाख। ये हाउस का परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या है? 4,50,000। 2001-2 का इंडेक्स है 100, करंट है 301। ये आ जाएगा 3,54,500। ठीक है, ये आ गया उसका कैपिटल गेन 28,45,500। अब उसने नया घर खरीद लिया सितंबर में। ठीक है, विद इन हमें पता है कि 2 ईयर्स उसे खरीदना होता है। उसने खरीद लिया। ये कौन सा सेक्शन हो गया? 54। अंडर सेक्शन 54 उसको पहले 16 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो उसका टैक्सेबल ये आया 124,5500। उसने फिर इन्वेस्ट भी कर दिया NHAI में बॉन्ड्स में। NHAI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया और जो घर बेच रहा है मतलब बिल्डिंग बेच रहा है, तो अंडर सेक्शन 54 EC में उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी 10 लाख की। दोनों एक साथ 2 सेक्शंस में भी एग्जम्पशन ले सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक सेक्शन में मिलेगी। तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 22,45,500 टैक्सेबल आ जाएगा। बाकी सारा एग्जम्प्ट हो चुका है। आगे आपको ये सेक्शन समझ कि कैसे करना है 54 EC तक। अब कर लेते हैं एक 54F जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 54F मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस। अब देखो क्या बोल रहा है? कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। क्या बेच रहे हो? कैपिटल एसेट कोई भी, और इन्वेस्ट क्या कर रहे हो? रेजिडेंशियल हाउस में। दैट मीन्स आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, कोई भी कैपिटल एसेट, बट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। ये रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अब ये रेजिडेंशियल हाउस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर रेजिडेंशियल हाउस के बदले वो रेजिडेंशियल हाउस ले रहा है तो सेक्शन 54 बन जाएगा। तो उसने बोला कि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है ये। और आप क्या कर रहे हो? न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो। सेक्शन 54 में क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल हो या HUF हो तभी एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, विद इन 2 ईयर 2 साल में, या 1 ईयर बिफोर आपने नया घर खरीदना है, मतलब या तो 1 साल पहले खरीद लो या 2 साल के अंदर
अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो 3 साल है, अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो नया घर खरीदना है तभी 54F की डिडक्शन मिलेगी। अगर नहीं आपने करा पाए तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा। फिर वही सेम कि अगर आपने 3 साल में इस घर को बेच दिया तो एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगी। एक और बात ये बोलता है यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पे आपके पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए, 1 हाउस होना चाहिए। ये नहीं कि आप पे पहले ही 2-3 हाउस है, सिर्फ एक हाउस होगा तभी। ये 2-3 होंगे तो आप चाहे नया घर खरीद लेना, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन तभी मिलेगी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपके पास सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस हो, और जो भी इनकम जनरेट होगी इससे या न्यू हाउस से, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आनी चाहिए। और अगर इस घर को खरीदने के साथ साथ आपने 2 साल में एक और घर खरीद लिया, 1 मोर न्यू हाउस अगर आप खरीद लेते हो, तब भी एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगी। आपको नहीं खरीदना, मतलब ये नहीं है कि आपने एक घर खरीद लिया एग्जम्पशन के लिए फिर एक और खरीद रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस वक्त भी आप पे एक ही घर होना चाहिए। ये आपको सारी समझ आई कि कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो। कैपिटल एसेट कौन सी? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, इंडिविजुअल हो या HF हो, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपके पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए। जो नया घर खरीदना होता है या तो 1 साल पहले या 2 साल के अंदर, या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 साल में न्यू रेजिडेंशियल हाउस आपको खरीदना है, उसके 3 साल में आपने उसे सोल्ड कर दिया तो एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगी ना। कोई उसके अलावा और कोई घर भी नहीं खरीदना तो भी एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगी। कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आनी चाहिए। अब थोड़ा सा इस सेक्शन में कुछ और चीज़ आती है, वो क्या बोलता है, अगर इफ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस is not less than the net sale consideration, then whole amount will be exempt। क्या कह रहा है कि अगर आपका जो नए घर की कॉस्ट है वो आपकी जो सेल है उससे कम नहीं है, मतलब उससे भी ज़्यादा है कॉस्ट, तो आपकी सारी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। बट इफ़ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज़ लेस देन द नेट सेल कंसिडरेशन, सेल की बात कर रहा है, कैपिटल गेन की बात नहीं करना, ये ध्यान देखना, नेट सेल कंसिडरेशन, देन एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, उसका एक फॉर्मूला है, कैपिटल गेन जितना आपका आ रहा है डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन जितनी सेल के लिए आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, उतनी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कब? अगर कॉस्ट कम है, सेल ज़्यादा है। आगे आपको ये समझ, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे क्या दिया होगा कि कॉस्ट ऑफ हाउस ले लेते हैं हम, उसने परचेज़ किया है, मान लो 2001-2 में ये परचेज़ किया उसने 4 लाख का, सोल्ड कर रहा है वो इस घर को 50 लाख में, न्यू हाउस परचेज कर रहा है वो 30 लाख में। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ हाउस नहीं, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट बोलो, हाउस के बदले हाउस हो गया तो सेक्शन 54 लग जाएगा। 54F में तो हमारा ये होता है ना, कोई और एसेट के बदले क्या कर रहा है वो, हाउस परचेज कर रहा है। तो कोई भी एसेट है जिसको वो बेच रहा है, ज्वेलरी मान लो, कुछ भी आ सकता है इसमें, 4 लाख की थी जिसको 50 लाख में बेच रहा है और नया घर खरीद रहा है 30 लाख में। अब यहाँ पे सेल कितनी है, 50 लाख, कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गई 50 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 301, 12,04,000, 37,96,000 हमारा आ गया कैपिटल गेन। अब यहाँ पे कॉस्ट जो है वो क्या है, सेल से कम है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, तो एग्जम्पशन का यहाँ पे 54F में क्या लग जाएगा, फॉर्मूला,
क्या बोलता है कि जितना आपका कैपिटल गेन आ रहा है डिवाइडेड बाय जितनी सेल के लिए है 50 लाख मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 30 लाख। तो इसको हम सोल्व कर देंगे तो जितना आएगा उतनी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, बाकी सारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब कॉस्ट कम है और नेट सेल कंसिडरेशन क्या है ज़्यादा है तब। ठीक है, एक और क्वेश्चन कोई बुक में से लिख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। फिर इसके बाद 2 सेक्शन और हैं हमारे ना। देखो ये क्वेश्चन मैंने उतारा है, इसमें क्या है कि एक पर्सन है वो ज्वेलरी सोल्ड कर रहा है, लैंड सोल्ड कर रहा है, सिल्वर सोल्ड कर रहा है। हमने इस सेक्शन में पढ़ा है कि जो नया घर खरीदना है वो किसी भी एसेट के बदले हो सकता है, आप कोई भी एसेट बेच सकते हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, चाहे वो ज्वेलरी है, लैंड है, सिल्वर है। सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस दे दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन और न्यू हाउस परचेज किया वो बता दिया। सबसे पहले हम कैपिटल गेन निकाल लेते हैं तीनों का, ज्वेलरी, लैंड, सिल्वर। सेल है हमारे पास 14 लाख, 36 लाख 48,000, 10 लाख माइनस एक्सपेंसेस, इसका नल है, इसमें 48,000 है, इसमें नल है। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 14 लाख, 36 लाख और 10 लाख। ये क्या आ गया? नेट सेल कंसिडरेशन। माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,58,000 इसकी है, डिवाइडेड बाय इसका इंडेक्स है 129 इंटू 301, ये आ जाएगा आपका 6,02,000। आप जब माइनस करोगे तो यहाँ से कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 7,98,000। सेम आप इसका इंडेक्स कर लोगे 4,52,000 डिवाइडेड बाय 4×5 का 113 इंटू 301 करोगे तो ये आ गया 12,04,000। तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन आ रहा है 23,96,000। फिर 2001 2 का कर लोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 301, ये आ गया 6,02,000 डिवाइडेड बाय सॉरी इसमें से इसको माइनस करोगे 3,98,000। अब हमें पता है कि जब हमें सेक्शन 54F में एग्जम्पशन क्लेम करनी है हाउस की, हमें देखना है क्या ये सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है कि कम है। सेल अब तीनों की देखेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन। आप इन तीनों को प्लस करो, 14 लाख प्लस 36 लाख 50 लाख प्लस 10 लाख 60 लाख और घर है 40 लाख का, यानी कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अगर कम है तो हमारा क्या लग जाएगा फॉर्मूला। हम तीनों को क्या कर लेते हैं प्लस A प्लस B प्लस C कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जो आ रहा है टोटल कैपिटल गेन आ गया 35,92,000। इन तीनों को प्लस करके माइनस एग्जम्पशन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, जितना भी कैपिटल गेन है कितनी सेल के लिए है और क्या आपकी कॉस्ट है 40 लाख। तो ये करके आ रहा है 2394,667। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बाकी बचा हुआ आपका क्या आ गया टैक्सेबल कैपिटल गेन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर मोर देन वन एसेट वो सोल्ड करता है तो कैसे करना है। बस अब अपने जो 2 सेक्शन रह गए वो भी ख़त्म करते हैं, फटाफट सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 54G। यहाँ क्या बोलता है, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट in case of shifting of industrial undertaking from urban area। क्या कह रहा है ये कि जो आपका कैपिटल गेन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, आप एसेट बेच रहे हो, आप अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहे हो अर्बन एरिया से। मतलब आप क्या कह रहे हो, आपकी इंडस्ट्री थी जो अर्बन एरिया में शहर में थी, आप अर्बन एरिया से कहीं नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हो। तो आपको पता है जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपकी जो लैंड है जिसमें आपकी इंडस्ट्री लगी होगी, जो बिल्डिंग है, आप उसको तो उठा के नहीं लेके जा सकते, आपको वो लैंड बेचनी पड़ेगी, बिल्डिंग बेचनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे एसेट की बात करता है, याद रखना वो सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
बाकी किसी एसेट की बात नहीं करता, सिर्फ इन 4 एसेट की बात करता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ना वो फर्नीचर की बात करेगा, क्योंकि पता है कि फर्नीचर ट्रांसफरेबल है, जो इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी की बात करता है, जो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने ये जो सेक्शन बनाया है वो इन 4 स्पेसिफाइड एसेट के लिए बनाया है कि आप इंडस्ट्रीज जब शिफ्ट कर रहे हो, तो आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो, तो ठीक है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एग्जम्पशन भी क्या कब मिलेगी कि आप इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहे हो कम से कम। और जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको न्यू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ही खरीदनी है। कब? 1 ईयर बिफोर या 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब अब आप बेच रहे हो तो एग्जम्पशन किस लिए लोगे कि आपको नई लैंड, बिल्डिंग लेनी है, प्लांट मशीनरी लेनी है नॉन अर्बन एरिया में। कितने टाइम में? या तो 1 साल पहले ले लो या 3 साल के अंदर अंदर, और ये यूज़ होनी चाहिए इंडस्ट्री पर्पस के लिए ही। ये नहीं है कि आप किसी और पर्पस के लिए फिर इसे यूज़ कर रहे हो। और अगर आपने इसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगी, आपको ये बेचना नहीं है। आपका ये पूरा सेक्शन आपको यही बात करता है। और एक और बात, चाहे ये शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, आपको चारों पे मिलेगी, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इसके अलावा कोई भी एसेट पे नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो अब एक और नेक्स्ट सेक्शन बचा है, सेक्शन 54GA, यहीं बता देती हूँ, वो भी बिल्कुल क्योंकि सेम है। 54GA क्या बोलता है कि आप अर्बन एरिया से SEZ में शिफ्ट हो रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तब आपको एग्जम्पशन मिलेगी। यहाँ नॉन अर्बन एरिया में जा शिफ्ट हो रहे हो और वहाँ पे आप SEZ एरिया में शिफ्ट कर रहे हो, तब आपको एग्जम्पशन मिल रही है। अब बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, वो बेच रहा है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। उसने बोला है कि सेल है इनकी 20 लाख, 30 लाख और 80,000। डेट ऑफ सेल ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में आपको कॉस्ट दी गई है 8,80,000, 10,40,000 और 35,000। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो परचेज कर रहे हो 10 लाख, 18,50,000 और 1 लाख। और नीचे उसने लिख दिया कि इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा है वो अर्बन से रूरल एरिया में। तो इससे हमें बस ये पता चल जाना चाहिए कि इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा है अर्बन से रूरल एरिया में, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 54G लगेगा। अब देखो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना कैपिटल गेन। हमारी सेल है सिंपल 20 लाख, कॉस्ट दी हुई है अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 की। कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है। जो एसेट है जो वो सोल्ड कर रहा है, उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू दी है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो आपको फिर इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में कॉस्ट दी हो, तो सीधा कॉस्ट माइनस करो, 20 लाख माइनस 8,80,000, ये आ जाएगा 11,20,000। और जो यहाँ से गेन निकलता है ये शॉर्ट टर्म निकलता है, ये भी याद रखना, लॉन्ग टर्म नहीं निकलता, क्योंकि कॉस्ट हम कौन से ले रहे हैं? एट द बिगनिंग ऑफ ईयर ले रहे हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म नहीं निकलता। इसकी सेल है 30 लाख, कॉस्ट है 10,40,000, ये आ गया 19,60,000, 80,000 माइनस 35,000, तो ये आ गया 45,000। अब एग्जम्पशन मिलेगी नई एसेट परचेज की, बस ये याद रखना। अब एग्जम्पशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग की मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इसको तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ये सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 30,80,000 माइनस कॉस्ट कितनी है 28,50,000। दोनों की मैंने प्लस करके माइनस कर दिया, आप अलग अलग भी माइनस कर सकते हो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये आ गया 2,30,000 यहाँ से टैक्सेबल प्लस 45 ये, तो टोटल टैक्सेबल आ जाएगा 2,75,000। बस ये ध्यान रखना है कि फर्नीचर की नहीं मिलेगी इस सेक्शन में आपको डिडक्शन। बस ये हमारा था पूरा कैपिटल गेन वाला चैप्टर।
अब आप इसके क्वेश्चंस करके देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। बाकी मेरी तरफ से ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट हम पीजीबीपी वाला कर लेंगे। थैंक यू।